नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई की चर्चा कर रहे हैं। भाईजान भी पहुंचे थे, भड़काऊ भाईजान भी पहुंचे थे और मैं कोर्ट में बैठा था तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब टोपी लगाने वालों की कमी नहीं थी और वो भरमार थी जैसे उनकी तो सारी दुनिया लूटी जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि बस अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना दिया और तो फिर पता नहीं उनकी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई और जैसा कल हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रपोजल दिए थे और उन 3 प्रपोजल में उन्होंने अपनी बाध्यता रखी थी। नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन बैन कर देते हैं, फिर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड चालू रखते हैं, नया कोई संशोधन नहीं होगा। नया संशोधन मतलब कि वक्फ बोर्ड में एंट्री एग्जिट नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वक्फ काउंसिल में भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि सरकार ने कहा था कि वक्फ काउंसिल तो ऑलरेडी डिफंक्टेड है, वक्फ बोर्डों में भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो ये कहा था कलेक्टर अपना काम जारी रखेंगे, नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन नहीं होगा लेकिन कलेक्टर अपना काम जारी रखेंगे। अब इसका और इसके साथ 2-3 बातें जो अक्सर दिमाग में आती हैं वो हम साथ में करने वाले हैं। बहुत छोटा बनाए बहुत छोटी बात करेंगे, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डिसीजन नहीं दिया। एक बात समझ लीजिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे कहा जा रहा है, टीवी चैनल पर खूब चल रहा है कि स्टे दे दिया, स्टे दे दिया, कोई स्टे नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2-3 बातें कही हैं, नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन अभी हम रोक देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिनोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस समय कोई सरकारी कार्रवाई इन पर नहीं होगी, डी नोटिफिकेशन नहीं होगा बस। और ये डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको सरकार ने प्रपोज किया था। सरकार ने कल टाइम लिया था और आज सरकार ने ये प्रपोज किया कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी, अगली हियरिंग तक हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार ने कहा हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन नहीं होगा। सरकार ने कहा हम आपको एश्योर्ड कर रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार ने कहा हम आपको एश्योर्ड कर रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। अब इनके मतलब समझने चाहिए। सरकार ने कहा है तो सरकार का मतलब भाईजान नहीं समझे, भाईजान पूरे टीवी चैनलों पर मैं देख रहा हूं कि ऊधम मचा रहे हैं कि संविधान की जीत हो गई, आर्टिकल 21 की जीत हो गई, आर्टिकल 22 की जीत हो गई, आर्टिकल 26 की जीत हो गई, आर्टिकल 27, 28, 29 की जीत हो गई, आर्टिकल 14, 15 की जीत हो गई, ऐसे मार जीत बता रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुम ये मान रहे हो कि संविधान से देश शुरू हुआ, यानी कि जो आज का संविधान है यहां से देश की यात्रा शुरू होती है, नया देश है, और महात्मा गांधी को इसका बाप मान रहे हो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि वहीं से शुरू हो रहा है, वो पिता हैं, पितामह हैं, और वहां से शुरू हुआ राष्ट्र और संविधान से शुरू होता है। तो सवाल यहां पर एक और पैदा होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जीत बार बार कह रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कितनी संपत्तियां वक्फ में दी गई वही तो वक्फ होंगी। संविधान बनने से पहले कोई प्रॉपर्टी वक्फ कैसे हो सकती है? अगर संविधान से शुरू मान रहे हो तो लॉजिक है। और महात्मा गांधी को पिता मान रहे हो तो जहां से पिता शुरू हो रहा है, जहां से संविधान से देश शुरू हो रहा है, और बार बार कहा जा रहा पाकिस्तान से क्या मतलब है, पुराने वाले से क्या मतलब है, औरंगजेब से क्या मतलब है, शाहजहां से क्या मतलब है, और एक तरफ औरंगजेब और शाहजहां की दी हुई फरमान दिखा रहे हो कि भाई ये फरमान है, उन्होंने ये वक्फ कर दी थी, और एक तरफ कह रहे हो उनसे मतलब क्या था, एक तरफ कह रहे हो पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि नया देश नए संविधान से बना और ये संविधान का प्रोटेक्शन हमें चाहिए। है दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। बिना पाकिस्तान के निर्माण के कैसे संविधान का प्रोटेक्शन मिल जाएगा?
बिना पाकिस्तान की विभीषिका को जाने की जो संपत्तियां यहां पर हैं वो प्योर सरकारी संपत्तियां थी या हैं, वो वक्फ कैसे हो सकती हैं? वक्फ अगर संविधान बनने के बाद की प्रक्रिया मानोगे तो संविधान बनने के बाद कितने लोगों ने वक्फ दी उसका कैलकुलेशन लगाकर बताओ कि बाद में कितने लोगों ने उसको दी। जिन्होंने दी उसको आप कहते हो वक्फ बाय यूजर। अभी ओवैसी भी भाईजान बाहर निकलकर जैसे कोर्ट से निकले तो मुझे तो लगा था कि ओवैसी चूंकि बार एट लॉ बैरिस्टर हैं तो कोर्ट की यूनिफॉर्म में आएंगे, लेकिन वो आ गए भाई टोपी में, अपनी टोपी लगा के। मैंने उनको देखा कि वो टोपी लगाए हैं, वो लंबा सा पहनकर घुस गए। यानी कि वो इस्लामिक जो जो मानसिकता है उसको छोड़ेंगे नहीं और संविधान को मानेंगे। संविधान की दुआई बार बार दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में भी वकील होते हुए भी कोर्ट में वही अपना सदरी सदरी पहन के पहुंच गए, निकल रहे थे। मैंने देखा बयान भी आया, वो आपने देखा होगा टीवी पर बयान चल रहा है, क्योंकि उनकी तो बड़ी भारी समस्या है कि उनकी तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सब वक्फ है। अगर ये बिल सही से पास हो जाएगा ओवैसी तो आधे बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजम खान बर्बाद हो गए। आजम खान की बस अच्छी बात ये थी कि आजम खान जिस प्रदेश में थे वहां योगी जी बैठे हुए थे, तो योगी जी ने इन्वेस्टिगेशन करवा डाला तो मालूम पड़ा सब वक्फों की जमीन घेर घेर के जौहर यूनिवर्सिटी बनाए पड़े। और ये भाईजान भी तमाम तरह की यूनिवर्सिटी बनाए पड़े हैं हैदराबाद में, वो सारी वक्फे हैं, ये क्लेम किया जा रहा। और अगर ये संशोधन मान लिया गया तो भाईजान की तो बिल्कुल प्राण निकल जाएंगे। इसलिए भाईजान की तो जीने मरने की बात थी, इसलिए वो कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनको रहा नहीं गया कि भाई ये तो चाहे मार काट हो जाए चाहे बिल्कुल कुछ हो जाए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए देश को भड़काकर पूरे देश में आतंक मचा दिया जाए ताकि बच जाए किसी तरह से। सवाल एक पैदा हो रहा है, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर सरकारी संपत्ति का यूज कैसे वक्फ बन सकती है? वक्फ बाय यूजर वो तो मानते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति दी और मैंने ट्रांसफर डीड नहीं बनाई, लेकिन वहां मैंने सार्वजनिक रूप से कह दी भाई इसका इस्तेमाल करो, इसमें नमाज पढ़िए। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बिना ट्रांसफर डीड बनाए किसी को दे दी है, डेडिकेट कर दी है, और जो डेडिकेट की गई है उस पर यूज करने की वजह से वो वक्फ बन गई, स्वीकार है, लेकिन उसकी पीछे से किसी की ओनरशिप तो होगी। वो ओनरशिप पाकिस्तान गए व्यक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान 10,40,000 किलोमीटर बन गया, इसलिए वो ओनरशिप पाकिस्तान जो चला गया उसकी ओनरशिप कैसे मान लेंगे? वो तो एनिमी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो उसकी तो ओनरशिप नहीं मानी जा सकती। और जो पाकिस्तान चले गए वो यहां इस्तेमाल हो रहे थे वो तो सरकार हो गई, क्योंकि बंटवारा तो सरकारों के बीच में हुआ, इसलिए दो सरकारें हो गई, दोनों अपने अपने में संप्रभु हो गई, दोनों संपत्तियां उनकी हो गई, जो सार्वजनिक संपत्तियां थी वो यहाँ की सरकार की हो गई और वहां की जो सार्वजनिक संपत्तियां थी वहां की सरकार की हो गई। यहां पर वक्फ बाय यूजर जो कह रहे हो, वो यूजर हम नहीं कह रहे हैं कि आपकी ट्रांसफर डीड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि आपकी ओनरशिप तो होनी चाहिए किसी की, जिसकी ओनरशिप है उसने यूज करने को दिया हो। समझ में आता है, मैंने ईरान से तुरान तक लिख दिया और कहा जाओ यहां पर मंदिर बनाते हैं, यहां बाबा महादेव की पूजा करेंगे, ये सब तुम्हारी जमीन है, कैसे हो जाएगी भैया? मेरी ओनरशिप होनी चाहिए। तो वक्फ बाय यूजर तुम्हारी बात मानी जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले से ओनरशिप होनी जरूरी होनी चाहिए। किसी की ओनरशिप नहीं है और आप कहते हो भाई यूजर हो गई, तो साथ में तर्क ये भी देते हो अल्लाह ने सब बनाया, धरती अल्लाह ने बनाई, वो अल्लाह ने बनाया, आकाश बनाया, चांद बनाया, फलाना बनाया, ढमाका बनाया, तो ये तो सब अल्लाह की जमीन है, अल्लाह को क्या दे रहे हो? तर्क समझिए। और दूसरी बात कि जो संपत्ति 47 के बाद दी हो उसको सरकार को बरी करना चाहिए कि हम ये देंगे। अब सरकार ने एक हफ्ते का समय, सरकार ने ही प्रपोज किया कि इसको सीज कर दीजिए, सरकार ने ही कहा कि हम, तो 1995 का जो कानून था जिसके अनुसार ये कह रहे 2013 का संशोधन लागू है, सरकार कोर्ट ने स्टे कर दिया, कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ उसका एक प्राविधान जिसके तहत तुम कभी किसी को भी नोटिफिकेशन करके वक्फ घोषित कर देते थे, वो नोटिफिकेशन सीज हो गया। याद रखिए, वो नोटिफिकेशन सीज हो गया। अब वो आप नोटिफाई करके नहीं, आपकी कार्रवाई रुक गई। संशोधन के मामले में यह कहा कोर्ट ने कि हम पूर्ण रूप से संशोधन को कहीं रोक नहीं सकते, संशोधन के सरकार के द्वारा पारित किए हुए कानून को सीधा नलिफाइड नहीं कर सकते, सीधा स्टे नहीं कर सकते। हाँ, जो तुम्हारा प्रश्न है कि डी नोटिफिकेशन सरकार कर सकती है, उसको हम रोक देते हैं।
लेकिन नोटिफिकेशन भी रोक दिया तो और आपकी कार्रवाई भी रोक दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2013 में जो संशोधन करके एक्स्ट्रा पावर दी गई थी वो पावर भी रुक गई। अब बात आती है उसके वैधता अवैधता की। वैधता सिद्ध हो ही जाएगी क्योंकि वो प्रॉपर्टियां सरकार की थी और सरकार 7 दिन की सही से तैयारी होकर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहती है। इसलिए अब वक्फ बोर्डों को बुलाया गया है, राज्यों के वक्फ बोर्डों को बुलाया गया, राज्य सरकारों को बुलाया गया है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स को जितनी पंचायत वहां पड़ी थी जेपीसी में, उतनी पंचायत अब यहां लगने वाली है। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर नोटिफिकेशन डीनोटिफिकेशन बैन कर भी दिया गया है और भविष्य में भी बैन कर दिया जाए तो कम से कम वक्फ का अत्याचार यहीं रुक जाएगा, किसी को भी क्लेम करने की हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिन प्रॉपर्टियों का नोटिफिकेशन हो चुका है, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन का मतलब है जो प्रॉपर्टियां डिक्लेयर हो चुकी कि वक्फ हैं, स्वीकार हो चुकी कि वक्फ हैं, मुकदमे उनके सेटल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उन प्रॉपर्टियों को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन प्रॉपर्टियों पर तुम्हारा क्लेम चल रहा है, ये ईरान से तुरान तक ये हमारी, वो सारी रुक गई वहीं, वो सारी रुक गई वहीं। क्या रुक गया कि अब जो तुम क्लेम कर रहे हो ये गांव मेरा है, वो मंदिर मेरा है, वो फलाना मेरा है, वो ढिमाका मेरा है, ये मेरा, सब रुक गया वहीं, कुछ नहीं हो सकता उसमें। सरकार अगर इसी स्थिति में, जिस स्थिति में है, इसी स्थिति में अगर सरकार कह दे कि इसको यहीं पर बैन कर दीजिए, यहीं पर जैसा आदेश आज किया है ऐसे आदेश कर दिए 20 साल के लिए, तो वक्फ बोर्ड के सारे अत्याचार वहीं रुक गए, वक्फ बोर्ड के सारे क्लेम वहीं रुक गए, वक्फ बोर्ड की सारी एनालिसिस वहीं रुक गई, वक्फ बोर्ड की सारी कार्रवाई वहीं रुक गई। अब कुछ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, जहां तक डी नोटिफिकेशन की बात आती है, सरकार नहीं करेगी मान लेते हैं, लेकिन मेरी संपत्ति वक्फ ने क्लेम करी है, मैं तो मुकदमा करूंगा, उस पर तो कोई रोक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के 3 पुराने आदेश हैं जिसके तहत कहा है कोई स्ट्रक्चर खड़ा तो अपने आप वक्फ नहीं हो जाती, जिसमें कहा है किसी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा बैठा हुआ है वो उस पर लिमिटेशन लागू हो जाएगी, यानी कि अगर वो 12.5 वर्ष से ऊपर बैठा आपका कोई क्लेम नहीं बनता है, उसका एडवर्स पोजीशन है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर संपत्ति उसकी हो जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा तुम्हारे नोटिफिकेशन कर देने मात्र से कोई संपत्ति वक्फ नहीं हो जाती, वो सब लागू हैं, वो उन जजमेंटों पर कोई स्टे नहीं है। सिर्फ स्टे इस बात का हो गया कि नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन, वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन नहीं करेगा, सरकार डी नोटिफिकेशन नहीं करेगी, लेकिन मेरी संपत्ति पर मैं मुकदमा करूंगा। बाकी जो संपत्तियां हैं जिनका क्लेम बनता है वो सब क्लेम करेंगे, वो सब मुकदमे होंगे, उन पर सब पर जजमेंट आएगा। यानी कि वक्फ बोर्ड अगर ये यूनिनिमसली कहता था कि ये मेरी है और ये डंका जोड़कर मैं कह रहा हूं मेरी है, वो नहीं चलेगा। इसलिए भाईजान पटाखे तो फोड़ रहे थे, मैं देख रहा हूं टीवी पर, पटाखे फोड़े, संविधान की जीत हो गई। संविधान बनने के बाद जितनी प्रॉपर्टियां आपने वक्फ दी हूं उनका सूची ले आइए। उससे पहले वाली तो भारत सरकार है, 2 देश बट गए, पाकिस्तान भारत की हिंदुओं की सारी संपत्ति ले गया और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सारी संपत्तियां भारत सरकार के पास आ गई। बाकी बची थी वो एनिमी प्रॉपर्टी हो गई, जनरल प्रॉपर्टियां थी वो सरकार की हो गई। सरकार ने वक्फ बनाकर उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। गलती उन्होंने ये की कि वक्फ बोर्ड में आपको ही बिठा दिया, चोर के हाथ में चाबी दे दी, और चोर के हाथ में चाबी दे दी तो वो लुटेरा निकला। ये या तो सरकार जानती नहीं थी नेहरू जी की, या जानती थी तो जानबूझकर दे दिया, जो भी हुआ। लेकिन अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हो तो उसके बाद जितने वक्फ हुए हैं वो बात करो। अगर संविधान को ही फाइनल डॉक्यूमेंट मानते हो तो संविधान पास होने के बाद जितनी वक्फ करी हो उसको बताओ, उससे पहले वाली वक्फ मत बताओ। उससे पहले वाला पार्टीशन है, संविधान के लागू होने से पहले भारत शासन अधिनियम 1947 आया, भारत शासन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 2 देश बने, उन 2 देशों में भारत सरकार ने सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सक्सेशन किया। सक्सेशन उसकी धारा 7 पढ़ लीजिए, वो धारा 7 कहती है कि जो ट्रीटियां हैं, जो सनद हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो राइट हैं, सो कुछ भी है जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उतना सब कुछ सक्सीड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लेकर
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी गया था। जब पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि वो ओरिजिनल मेंबर हैं 1945 के, क्योंकि वो भारत थे, अब वो नए देश भले ही बन गए हों लेकिन वो ओरिजिनल मेंबर हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस समय तय किया था कि भारत ब्रिटिश इंडिया का सक्सेसर है, पाकिस्तान नया देश है, इसलिए ये सक्सेसर होने के नाते भारत के पास सारे राइट हैं, इसलिए भारत अपने आप यूएनओ का मेंबर है, उसको नई मेंबरशिप नहीं लेनी है, लेकिन तुमको नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये इंटरनेशनली सिद्ध हो गया कि सारी राइट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार में थे, वो सब भारत सरकार हो गई। और उस समय सारे इमामबाड़े, सारे मस्जिद, सारे ईदगाह सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उनका सबका सक्सेशन भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने सक्सेशन करने की वजह से सब कुछ भारत सरकार का है, वो अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको चलाना चाहती है। उन इंस्टीट्यूशंस में एक वक्फ बोर्ड भी है, इसलिए वक्फ बोर्ड को पूर्ण रूप से बनाना भारत सरकार का राइट है। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया, उस स्टे को भाईजान समझ ही नहीं पाए और उसको जीत समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बैन का मतलब तो समझ लो कि तुम्हारे वक्फ बोर्ड का टाइम टाइम फिस हो गया, आगे की कार्रवाई बंद हो गई, अब कुछ हाथ में नहीं बचा। और अब जब जजमेंट होएगा, उसके क्लैरिफिकेशन आएंगे कि ये सही है या गलत है, तो आगे की कार्रवाई तय होगी। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।